नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। क्या किसान आंदोलन को समर्थन के बहाने सियासी फसल तैयार की जा रही है? सरकार का मानना है कि विपक्ष जिस तरह से इस आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति कर रहा है, उसमें सीधा सीधा मोदी विरोध दिख रहा है, क्योंकि यही विपक्षी दल पहले कुछ और बात करते थे और जिन सुधारों को मोदी सरकार ने किया, अब ये उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों के नाम पर विपक्ष का क्या डबल गेम है, ये हम आज आपको बताएंगे। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। विपक्ष की राजनीति के बीच सरकार ने भी कानून मंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को मोर्चे पर लगाया है। किसान बिल को सरकार लगातार किसानों के भले के लिए बता रही है। आज कृषि मंत्री ने क्या कहा और उधर किस तरह से किसान लंबे आंदोलन के लिए डटे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको कोरोना की वैक्सीन का अपडेट दिखाएंगे। कल लंदन में इतिहास लिखा जाने वाला है। 15 लाख से ज्यादा की जिंदगी खत्म करने वाले वायरस की काट निकल गई। कल इसकी पहली खुराक दी जाएगी। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जहां कोरोना की प्रमाणित वैक्सीन कल से आम लोगों को दी जाएगी। भारत में कैसे कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कृषि बिल के विरोध में कल किसानों का भारत बंद है। इस बीच आज कृषि मंत्री ने दो टूक कह दिया कि मसले का हल बातचीत से ही होगा। उधर किसानों का आंदोलन चलता रहा तो उससे निपटेंगे। आज हरियाणा के कुछ किसान नेताओं से बात करते हुए कृषि मंत्री तोमर ने भरोसा दिलाया कि नया कृषि कानून किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। मैं कहना कुल मिला के ये चाहता हूं कि मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। अब ये 1 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ का फंड है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र की अधोसंरचना का हो। ये किसे मिलेगा? कोऑपरेटिव को मिलेगा, एफपीओ को मिलेगा, एग्री स्टार्टअप को मिलेगा। और जब हमने कानून बना के खोल दिया कि भाई किसान के खेत से ही खरीदा जा सकता है, तो अब जैसे मान लो मैं खरीदार हूं, तो अब मुझे मालूम है कि भाई इस बेल्ट में जाएंगे झज्जर के क्षेत्र में, तो यहां पर अपने को जितना उत्पादन खरीदना है वो खरीद सकेंगे। तो मैं क्यों दूर बनाऊंगा जब मुझे मालूम है कि रॉ मटेरियल यहाँ के किसान पैदा करते हैं और मेरी क्षमता इतनी है। तो मैं अगर इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गोदाम बनाऊंगा तो मैं गांव में बनाऊंगा। गांव बनाऊंगा तो एक वेयर हाउस पे 4-5 आदमी को तो रोजगार मिलता ही है, और गांव में गोदाम होएगा तो कोई भी किसान सोचेगा कि यार अभी नहीं बेचना, चलो रख दो। दूसरा, वेयर हाउस में ये भी सुविधा है कि कुल मिला के आप अपना माल रख दो और बैंक से 70% पैसा ले लो, जब फाइनली बेचो तो 30% आपको और मिल जाएगा। तो ये सुविधा भी है। तो कुल मिला के निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले। जैसे ही खेती में निजी निवेश होना शुरू होगा, वैसे वैसे खेती फायदे की ओर बढ़ेगी। अभी औसतन मतलब मैं खुद भी किसान हूं और मैं देखता हूं कि कुल मिला के एक परिवार जो खेती करता है तो सामान्य तौर पर 5 लोगों का परिवार मान के चले, और जो खुद किसानी करता है तो उसके 5 परिवार के लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। चाहे महिला हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई छोटा काम करेगा, कोई बड़ा काम, तो सभी करते हैं। लेकिन अगर अपन टोटल देखें, उत्पादन जितना होता है, फिर उसको फसल अच्छी महंगी भी बेच जाए तो भी, तो अब वो कुल मिला के काम तो वो खेती में ही कर रहा है, दूसरा काम तो है नहीं। तो मजदूरी तो 365 दिन की है ना। तो अगर टोटल उपज को बेच के और अगर आप 365 दिन में बांट दो तो बहुत नुकसान में जाता है किसान। तो कुल मिला के क्या है, इन सब रिफॉर्म से निजी निवेश पहुंचेगा, और जैसे जैसे निजी निवेश पहुंचेगा वैसे गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और वैसे ही खेती फायदे का काम धीरे धीरे बनेगी। आज अगर मंडी में जो टैक्स है, अगर वो टैक्स व्यापारी को देखने में तो आता है कि व्यापारी को देना है, लेकिन अगर मुझे मालूम है कि 100 रुपए पे 8 रुपया टैक्स देना है, तो मैं 92 रुपए में ही खरीदूंगा ना आपका माल,
कि मैं टैक्स घर से थोड़ी दूंगा, इतना तो सियाना होता ही है व्यापारी। लेकिन अगर टैक्स नहीं लगेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि चलो भाई 4% किसान को मिल जाए, 4% मुझे मिल जाए, तो किसान का 4% का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं और हृदय से बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और अब इसके बाद आप ज्ञापन मुझे दे दो, सब लोग बैठे हैं। कुल मिलाकर सरकार जो पहले दिन जिस रुख पर थी, यानी कि किसानों को समझाएगी कि ये उनके हित में है, अभी भी उसी रुख पर नजर आ रहे हैं। लेकिन किसानों की लड़ाई को विपक्ष ने अपना सियासी हथियार बना लिया है, अपनी सियासी लड़ाई बना लिया है। कल के भारत बंद को पूरा समर्थन दिया है, अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक मैदान में है। लेकिन जब आंदोलन किसानों का है तो इसमें विपक्ष क्यों कूद गया? क्या विपक्ष ने किसानों की अपनी लड़ाई को मोदी विरोध का मौका बना लिया है? ये सवाल विपक्ष को लेकर इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस शरद पवार से लेकर समाजवादी पार्टी तक विपक्ष की पार्टियों और नेताओं का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। शरद पवार की पुरानी चिट्ठियां सामने आई हैं जिनमें वो उन्हीं सुधारों की वकालत कर रहे थे जिन सुधारों को मोदी सरकार ने लागू किया है। यही वजह है कि विपक्ष के विरोध को सरकार ने स्वार्थ की राजनीति बताया है। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान की जमीन लूट ली जाएगी, किसान के पैदावार को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, पूरा किसान धरने पर है। कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भारत बंद संपूर्ण होगा, उसमें सभी का सहयोग होगा क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। आज जो विपक्ष, जो पार्टियां और जो नेता किसानों के हितैषी बने हैं, किसानों के नाम पर सड़कों पर उतरे हैं, किसानों के बुलाए भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, वो खुद इसी आंदोलन से एक्सपोज हो गए। इनका डबल गेम दिख गया है, इनकी पुरानी बातें सामने आ चुकी हैं। यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे तब। शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे। तो आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके तो आप सड़कों पे आते हैं। ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स। आज कानून मंत्री ने एक एक सबूत दिखाए, एक एक बयान बताया। आज जो नेता किसान बिल का विरोध कर रहे हैं वो पहले इन्हीं सुधारों की बात करते थे, बयान देते थे, चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन जब मोदी सरकार ने यही सुधार किए तो ये विरोध करने में जुटे हैं। एक एक पार्टी और नेता का दोहरा रवैया बताया। कांग्रेस ने 2019 के घोषणा पत्र में इन्हीं सुधारों का वायदा किया था। घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में लिखा था, एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात की थी, राज्यों के बीच फसल बेचने के बंधन को हटाने का वायदा किया था। 2013 में यूपीए की सरकार में राहुल गांधी की सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग भी हुई थी। इसमें भी कहा गया था कि किसान कांग्रेस शासित राज्यों में अपनी फसल सीधे बेच सकते हैं। आज जो मोदी सरकार ने कृषि सुधार किया है, ठीक वही यूपीए सरकार के दौरान तब के प्लानिंग कमीशन में भी कहा गया था कि मंडी सुधार को अमल में लाएंगे। ये तो कांग्रेस की बात है। कांग्रेस के सहयोगी और देश के बड़े नेता शरद पवार ने भी किसान कानून का विरोध किया है, लेकिन जब वो खुद केंद्र की सत्ता में थे, देश के कृषि मंत्री थे, तब इन्हीं सुधारों की लगातार बात करते थे। जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो देश के सभी कृषि मंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। 11 अगस्त 2010 को दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को चिट्ठी लिखी। उसी साल नवंबर में शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी थी। तब शरद पवार ने कहा कि कृषि में विकास के लिए निवेश की जरूरत है।
मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है। किसानों को कहीं भी मंडी में अपनी फसल बेचने का मौका मिलना चाहिए। 2005 में शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 6 महीने में कृषि क्षेत्र में सुधार वाले फैसले लेंगे। अगर मंडी एक्ट में राज्य सुधार नहीं करेंगे तो सरकार का वित्तीय सपोर्ट नहीं मिलेगा और पेनाल्टी भी लगेगी। कांग्रेस और शरद पवार ही नहीं, विपक्ष की वो दूसरी पार्टियां भी किसानों के फायदे के लिए नए सुधारों का समर्थन करती रही हैं, जो पार्टियां आज विरोध कर रही हैं। किसान आंदोलन में बिन बुलाए कूद रही हैं और भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। इसमें समाजवादी पार्टी जैसे दल भी हैं। कृषि पर स्टैंडिंग कमेटी में मुलायम सिंह यादव भी सदस्य हैं। इसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि किसानों को मंडियों के चंगुल से छुड़ाया जाए। जब संसद में कृषि सुधार कानूनों पर बहस हो रही थी तो समाजवादी पार्टी और शिवसेना जैसी पार्टियों ने सैद्धांतिक तौर पर सुधारों का समर्थन किया था। जब यूपीए की सरकार में इन्हीं सुधारों पर बात हो रही थी तो उस वक्त उसे समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी और वामपंथी दलों ने विरोध नहीं किया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी सिफारिश 2007 से 2012 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार में हुई थी। विपक्षी दलों के शासित राज्यों में पहले से ही मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू भी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसान बिल का विरोध कर रही है, लेकिन खुद उनकी सरकार ने 23 नवंबर को यह कानून अपने राज्य में नोटिफाई कर दिया है। साफ कहा है। यही दोहरा रवैया बताकर सरकार ने आरोप लगाए हैं कि विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है। ये किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। मोदी विरोध के नाम पर ये कभी भी आंदोलन में कूद जाते हैं। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। भारत बंद से ठीक पहले सरकार ने कानून मंत्री को मोर्चे पर उतारा, विपक्ष की राजनीति की पोल खोली और आरोप लगाया कि सुधार की राजनीति के सामने स्वार्थ की राजनीति हो रही है। आज तक ब्यूरो। शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते देश भर के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। इसमें 2010 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी चिट्ठी सामने आई है और 2011 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी सामने आई है। इन चिट्ठियों में पवार ने मंडी एक्ट में सुधार और कृषि में प्राइवेट सेक्टर को लाने की वकालत की थी। आज शिवराज सिंह चौहान सामने आए, उन्होंने इसी चिट्ठी की बात की। मैं एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। यह पत्र है श्रीमान शरद पवार जी का, जो मुझे लिखा गया था और ये 2011 में लिखा गया था, 2011। मैं तब भी चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का। ये कांग्रेस पार्टी ने उस समय एपीएमसी मॉडल एक्ट का समर्थन किया। मैडम की सहमति थी, मनमोहन सिंह जी की सहमति थी, वो प्रधानमंत्री थे। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं, तब एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू करने के लिए आप जमीन और आसमान एक कर रहे थे। आज जब किसानों के हित में ये कानून बना दिए गए तो आप जमीन को सर पे उठा के घूम रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। एकदम यूटर्न। ये पाखंड नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये फरेब नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये सस्ती राजनीति नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पे अपने आप को जीवित कर ले राजनीतिक रूप से, इसके प्रयास नहीं है क्या? एनसीपी ने आरोप लगाया है कि शरद पवार की पुरानी चिट्ठियां वायरल करके केंद्र सरकार और बीजेपी लोगों को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि असल में शरद पवार कृषि मंत्री रहते वाजपेयी सरकार के मॉडल के आधार पर कृषि सुधार पर जोर दे रही थी। लेकिन अब
एनसीपी और विपक्ष कुछ भी कहे, ये बात साफ है कि नए कानूनों का विरोध करने वाले लोग इससे पहले इन्हीं सुधारों का समर्थन कर रहे थे, पर जब ये कानून लागू हो गए तो अब विरोध कर रहे हैं। ये साफ साफ राजनीति नजर आती है, लेकिन इस राजनीति के बीच किसान आंदोलन में अब आगे का रास्ता क्या है, ये साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसान अपनी बात पर डटे हैं। सरकार भी कह रही है कि कानून किसानों के भले के लिए है, और इसी के बीच में विपक्ष अपनी राजनीतिक फसल तैयार कर रहा है। किसान आंदोलन में विपक्ष की राजनीति हावी हो गई है, ये अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। किसानों के भारत बंद से पहले ये सब खुलकर सामने आ गया है। विपक्ष की 20 पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन कर दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन के गढ़ सिंघू बॉर्डर पहुंच गए। यूपी में अखिलेश यादव किसान यात्रा निकालने लगे। समाजवादी पार्टी का समर्थन है जो आंदोलन किसानों का चल रहा है। किसानों की हर मांग जायज है। क्या एमएसपी नहीं देना? अगर एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा एमएसपी? आपने यही वादा किया, सरकार ने ये वादा किया कि किसान की आय बढ़ाएंगे, किसान की आय दोगुनी होगी। आज कानून कौन सा लाया जा रहा है? ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। मुझे आश्चर्यजनक प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के आचरण पर भी होता है। श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसानों के आंदोलन में विपक्ष को अपना मौका दिखा है। किसानों की आशंकाओं के बीच इसी आंदोलन के मैदान से सियासी फसल तैयार की जा रही है, और ये सब तब हो रहा है जब किसान संगठनों और सरकार के बीच 5 बार बातचीत हो चुकी है। 2 दिन बाद अगले दौर की बातचीत होनी है। जिस ढंग से जिस प्रकार के आंदोलन जा रहा है, ये अहिंसक रहेगा ऐसा हमको संभव नहीं लगता। और जब सिंगूर से लेकर मंदसौर से लेकर यहाँ तक जो यात्रा किसान आंदोलन की है, राजनीतिक नेता जिस तरीके से इसमें घुस रहे हैं, इसमें इसीलिए हमने, क्योंकि राजनीतिक नेता यहाँ घुस रहे हैं, आगे पीछे रहे हैं, पर्दे के पीछे भी रहे हैं, इसलिए हम इसे आंदोलन से दूर रखा अपने को। अपना आंदोलन जैसे चल रहा है, हमने पहले दिन से जून 6 तारीख से अपना आंदोलन जारी रखा है और आगे भी जारी रखेगा, मगर इस आंदोलन के साथ हम नहीं है। कोई राजनीतिकरण नहीं होता। विपक्ष का काम है कि जब देश में अत्याचार हो तो उसकी आवाज उठाना। सत्ता तो अपना हाउस में बैठ के उस पर काम करती है। अगर कोई गलत चीज है तो विपक्ष का काम है कि उसको उठावे। अगर ये आंदोलन चल रहा है, विपक्ष समर्थन दे रहा है, तो देना चाहिए उनको। किसान के आंदोलन में नेताओं की कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीति ने बिना बुलाए एंट्री की है, उसमें ये टकराव और लंबा खींचने की आशंका है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों किसान 12 दिन से अपनी मांगों पर अड़े हैं और अपनी जगह पर डटे हैं। ये ट्रैक्टर किसानों के लिए उनका सारथी भी है, उनका सहारा भी है, और ये उनका घर भी। आप देखिए कि यहाँ पे हजारों ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर पे है, जो किसानों के लिए उनके घर के समान है। बोरिया बिस्तरा तो यहाँ पे है ही, यहीं पे बैठ के वो खाना खाते हैं, उनका राशन पानी, और दिल्ली की जो कड़ाके की सर्दी है उससे इनको बचाता है। बरसाती लगी हुई है ट्रैक्टर पर। इसी तरह से 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये कुछ दिन या कुछ हफ्तों की बात नहीं है। आंदोलन की लंबी तैयारी है। किसान संगठनों ने पहले ही कहा था 4-6 महीने का राशन लेकर आए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के इसी संकल्प के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जहां जगह जगह पर लंगर लगे हैं, कहीं चाय बन रही है, कहीं खाना बन रहा है, कहीं नाश्ता बन रहा है, वहीं पर आप देख सकते हैं बादाम की संघाई बन रही है यहाँ पर। और ये ताकि गर्मी रहे, जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो आंदोलनकारी है उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बनाया जा रहा है। इसका जानते हैं यहाँ पर तमाम लोगों से कि इसका मकसद क्या है और इससे क्या फायदे हैं। सर, इससे क्या फायदा होगा? ये जी इसको बोलते शरदाई। इसमें बादाम, गिरी, खसखस, मगज, काली मिर्च और इलायची सभी डाल के इसका जूस निकालते हैं। ये पुरातन मर्यादा चलती आती है शहीदी रगड़े की। जब भी जंग युद्ध लगता है ऐसा, उसमें शहीदी रगड़े लगते हैं, अरदास होती है, तब मोर्चा फतेह होते हैं। किसानों के इस संकल्प के बीच सुलह कैसे होगी, किसान बिल का रास्ता क्या निकलेगा, इसका इंतजार सभी को है। मौसमी सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। कल लंदन में इतिहास लिखा जाएगा। 15 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी छीनने वाले वायरस की काट निकली है।
कल कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जहां कल से आम लोगों को कोरोना का टीका लगाए जाने की तैयारी है। यह अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन है जो 10 महीने में तैयार की गई है। बेल्जियम में फाइजर का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है और वहां से वैक्सीन की 8 लाख डोज लंदन पहुंची। रविवार को दक्षिण लंदन के सरकारी हेल्थ केयर सेंटर में फाइजर वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। बेल्जियम में फाइजर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 8 लाख डोज की खेप लंदन पहुंचनी शुरू हो गई। कल मंगलवार यानी 8 दिसंबर 2020 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगा। कल ब्रिटेन में दी जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन। It's just incredible, actually. Obviously, I can't hold them in my hands because they are minus 70 degrees. But to know that they are here and we are amongst the first in the country to actually receive the vaccine and therefore the first in the world is just amazing. I'm so proud. माना जा रहा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप को सबसे पहले लंदन में वैक्सीन दी जा सकती है। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके लिए डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जहां 24 घंटे से कम वक्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी थी। अस्पतालों में डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का चयन पूरा हो गया है। वैक्सीन के लिए केयर होम में रहने वाले लोगों, स्वास्थ्य कर्मचारी, बुजुर्ग और बीमार लोगों को वरीयता दी जाएगी। ब्रिटेन में मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। कई महीनों के क्लिनिकल ट्रायल और आंकड़ों का निरंतर विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वैक्सीन सुरक्षा, गुणवत्ता के कठोर मानकों पर खरी उतरी है। सर, फाइजर वैक्सीन की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पे आपका क्या कहना है? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खबर है जो आज टीवी पे हम लोग देख रहे हैं बार बार कि फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है ब्रिटेन में से, इमरजेंसी अप्रूवल। और ये बहुत अच्छी खबर है 2 चरणों पर। एक तो विज्ञान के सामने में एक टीका बनाने का नया तरीका हमारे सामने में उभर आया है जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ी खलबल है इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत खुश है कि एमआरएनए से भी हम लोग वैक्सीन बना पाएंगे। दूसरा यह है कि महामारी का सामना करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन हमारे सामने में आ गया है कि जिसकी वजह से हम लोगों को टीका देकर काफी सारे लोगों को भी इस महामारी से बचा पाएंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि फाइजर की वैक्सीन को क्यों सुरक्षित माना जा रहा है। दरअसल गहन जांच में ये पाया गया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के मरीजों में संक्रमण को 95% तक कम कर सकती है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन दुनिया की सबसे तेजी से विकसित वैक्सीन है, जिसे बनाने में रिकॉर्ड 10 महीने लगे हैं। आमतौर पर ऐसी वैक्सीन के तैयार होने में 1 दशक का वक्त लग जाता था। इस वैक्सीन को अब तक 6 देशों में 43,500 लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 90% लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित हुई है। We always say that we are going to save the world, and that's the feeling in our town. The people are glad that we can give a contribution and to leave this difficult period for a lot of people. ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ से ज्यादा है और वहां सरकार ने फाइजर समेत 7 अलग-अलग वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया हुआ है। हर एक शख्स को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी, यानी 2 करोड़ लोगों को ब्रिटेन ने तुरंत वैक्सीन देने की तैयारी कर ली है। आगे का प्लान भी तैयार है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका कोविशील्ड भी बिल्कुल तैयार है। यानी अब ब्रिटेन में कोरोना वायरस की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
भारत में भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। पिछले 2 दिन में एक बड़ी बात यह हुई है कि फाइजर और ऑक्सफोर्ड ने अपनी अपनी वैक्सीन की भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। भारत की देसी वैक्सीन भी अपने अंतिम चरण के ट्रायल में है। वैक्सीन की रेस में भारत कहां है और पहले टीका लगने की शुरुआत भारत में कब हो सकती है, ये हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन को हरी झंडी मिल चुकी है। बहरीन में भी फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को अप्रूवल मिल चुका है। स्पुतनिक वी। रूस ने भी अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इंडोनेशिया में चीन में बनी कोरोना वैक्सीन की खुराक पहुंचने लगी है। अब भारत में भी सबको इसी गुड न्यूज का इंतजार है। अच्छी बात यह है कि कम से कम 4 वैक्सीन भारत में अपने आखिरी ट्रायल से गुजर रही हैं। 2 को तो सरकार के फैसले का इंतजार है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड ने भारत में अपनी अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मांगी है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन से देश को बहुत उम्मीदें हैं। एक और स्वदेशी वैक्सीन जायडस कैडिला की ज़ायकोव-डी भी तीसरे चरण के ट्रायल के लिए तैयार है। वैक्सीन अगले साल मार्च तक लॉन्च हो सकती है। वैसे तो जब पीएम मोदी ने एक ही दिन में देश की 3 बड़ी लैब्स का दौरा किया था, तभी वैक्सीन के आने की आहट सुनाई देने लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि भारत को जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। भारत की चुनौती अलग है। 135 करोड़ की बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन की तैयारी व्यापक करनी होगी। जाहिर है सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। ब्रिटेन में कल से मिलने वाली फाइजर ने भारत में भी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। वहीं भारत में वैक्सीन के रेस में ऑक्सफोर्ड सबसे आगे है। जहां मंगलवार से ब्रिटेन में कोविड-19 का टीका लगना शुरू हो जाएगा, वहीं फाइजर जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, अब उन्होंने भारत सरकार को भी एक पत्र लिखकर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का अप्रूवल मांगा है। साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ कोविशील्ड वैक्सीन बना चुके हैं, उन्होंने भी भारत सरकार को अब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अप्रूवल के लिए पत्र लिखा है। सूत्रों की माने तो भारत भी अब जहां विश्व भर में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और ये जरूर है कि अगले हफ्ते ही एक्सपर्ट सब्जेक्ट कमेटी इस पर संज्ञान लेगी और पता करेगी कि भारत में वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जा सकता है या नहीं। दोनों फाइजर और ऑक्सफोर्ड ने सरकार से अपनी अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। फाइजर की वैक्सीन का अब तक भारत में कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, जबकि ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन भारत में तीसरे ट्रायल से गुजर रही है। फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में इस्तेमाल की इजाजत मिली है, जबकि ऑक्सफोर्ड ने अपनी वैक्सीन के लिए ऐसी इजाजत ब्रिटेन से मांगी है। फाइजर की वैक्सीन 95% तक कारगर है, जबकि ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड 90% तक असरदार साबित हुई है। फाइजर की वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी बेल्जियम में हो रहा है, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हो रहा है। दोनों की वैक्सीन लॉन्च के लिए तैयार है। जानकार कह रहे हैं कि फाइजर की वैक्सीन को इंडिया में ट्रायल के बिना भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे समय की बचत होगी। हम ये जानते हैं कि अगर बाकी देशों में हजारों लोगों में ऐसे ट्रायल किया गया है, तो फिर दोबारा हमारे देश में फिर से क्लिनिकल ट्रायल कराने की जरूरत नहीं है। अगर हम भारत में एक ब्रिजिंग स्टडी यानी दोबारा क्लिनिकल ट्रायल कराने की कोशिश अभी की, तो ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाकी देशों में वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। लोगों की जान बचाना जरूरी है और इस वक्त किसी वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी दिखा रही है, तो वो एक अच्छी बात है।
वैक्सीन के तुरंत इस्तेमाल के लिए भारत के पास ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड के 100 करोड़ डोज तैयार करने के लिए कहा गया है। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी तो ये तुरंत अस्पताल में मुहैया कराई जा सकती है। आम लोगों को ये वैक्सीन भारत में अप्रैल तक उपलब्ध हो सकती है और जुलाई 2021 तक भारत में 30 से 40 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की डोज दी जा चुकी होगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ पहले चरण के लिए 50 करोड़ डोज की डील हुई है। So I think there is now good data that the vaccines are very safe. This is being done by doing things parallelly, but safety and efficacy has not been compromised at all. The number of people who have been vaccinated are almost 70 to 80,000 or even more. So if you look at that number, then we have not had any significant serious adverse effect. भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी तीसरे चरण के ट्रायल से गुजर रही है। तीसरे चरण के परीक्षण में कोवैक्सीन की ये खुराक 18 साल या उससे ऊपर के 26,500 लोगों को दी जा रही है। पूरे देश में अपने स्वदेशी वैक्सीन के लिए बहुत उम्मीदें हैं। भारत उन टॉप देशों में से एक है जिन्होंने 30 नवंबर तक वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज सुरक्षित कर ली है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने कोरोना वैक्सीन की 6 अरब खुराक हासिल कर ली है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। न सिर्फ वैक्सीन का जल्दी आना, बल्कि किस तरीके से हिंदुस्तान जितनी बड़ी आबादी वाले देश में लोगों तक पहुंच सकता है, ये बहुत जरूरी होगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, रहिए खबरदार। नीति आयोग के अनुसार 2021-22 के आखिर तक भारत की अर्थव्यवस्था प्री कोविड स्तर पर आ जाएगी, यानी 2 साल बाद देश की इकोनॉमी वहां पहुंच जाएगी जहां वो 2019-20 के आखिर में थी। ऐसे में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हो या रोजगार, आमदनी बढ़ाने का मकसद, ये सब भी अब 2 साल पीछे छूट सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के अगले कारोबारी साल यानी 2021-22 के आखिर तक प्री कोविड लेवल पर पहुंचने का अनुमान है। ये भरोसा जताया है नीति आयोग के चेयरमैन राजीव कुमार ने। उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा कारोबारी साल में जीडीपी में गिरावट 8% से कम रहेगी। इसकी वजह अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर रिकवरी को माना जा रहा है। नीति आयोग के चेयरमैन के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी तेजी के चलते जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि ज्यादातर अनुमान में जीडीपी में 10% गिरावट की आशंका जताई गई थी। पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% लुढ़क गई थी। इससे पहले रिजर्व बैंक ने भी 2020-21 के लिए जीडीपी में गिरावट का अनुमान 9.5% से घटाकर 7.5% कर दिया था। The real GDP growth for 2021 is projected at -7.5, and the breakup would be as follows. The first 2 quarters are already known. And for Q3 we are projecting plus 0.1%, and for Q4 we are projecting plus 0.7% in as I said in the Q4. So in other words, the H2 is expected to show positive growth, and the projection for the H1 of next year, that is 2021, is projected at 21.9% to 6.5%. हालांकि इस साल सुधार के बावजूद भारत की इकोनॉमी नेगेटिव जोन में ही रहेगी। पॉजिटिव जोन में अर्थव्यवस्था को लाने के लिए 1 साल और इंतजार करना होगा। राजीव कुमार के मुताबिक प्री कोविड लेवल पर इकोनॉमी के पहुंचने की उम्मीद 2021-22 के आखिर तक ही है।
ऐसे में क्या ये वाकई खुशखबरी मानी जाएगी? तो हम आपको एक मिसाल के जरिए समझाते हैं कि असल में अधूरी खुशी होगी। अगर 2019-20 यानी पिछले साल कोरोना के पहले भारत की जीडीपी 100 थी, तो इस साल 7.5% की गिरावट के बाद ये घटकर 92.5 रह जाएगी। वहीं अगर ये गिरने की जगह 7.5% बढ़ती भी है, तो इस साल के आखिर तक ये 107.5 हो जाती है। उसके बाद अगले साल ये फिर से इतनी ही बढ़कर 115.5 हो जाती, जबकि नीति आयोग के भरोसे के मुताबिक प्री कोविड स्तर यानी कि 100 हो पाएगी। ऐसे में आपने जो सुना कि कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था को उबरने में 5 साल लग सकते हैं, वो एकदम सही है। दरअसल जिस रफ्तार से इकोनॉमी के ग्रोथ करने की उम्मीद थी, तो उस स्तर पर पहुंचने में 5 साल या उससे ज्यादा लग सकते हैं। ऐसे में इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त होने से रोजगार और आमदनी के मोर्चे पर जो संकट लोगों को झेलने होंगे, वो अभी जारी रह सकते हैं। आरबीआई भी साफ कर चुका है कि हम सतर्कता के साथ इकोनॉमी में तेजी का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना मुमकिन नहीं है। The recovery in rural demand is expected to strengthen further, while urban demand is gaining momentum as unlocking spurs activity and employment, especially for the labor displaced by COVID-19. These positive impulses are, however, clouded by a possible rise in infections in some parts of the country, prompting some local containment measures. अब तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि कोरोना का कहर कम होगा और तेजी का असर ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी आएगा। अगर ये उम्मीद पूरी हो गई तो वाकई इकोनॉमी में तेजी वापस लौट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारत की इकोनॉमी लोगों की खरीदारी के दम पर फलते फूलते हैं। कोरोना काल में लोगों ने खर्च कम किया तो इकोनॉमी भी अपने न्यूनतम स्तर पर जा लुढ़की। जब ये खरीदारी लौटेगी तो अर्थव्यवस्था भी फर्राटा लगाएगी। लेकिन आरबीआई के एक सर्वे में दावा किया गया है कि ग्राहकों का अर्थव्यवस्था पर भरोसा लौटने में लंबा समय लग सकता है। लोगों ने फेस्टिव सीजन में जमकर खरीदारी की, जो देश की अर्थव्यवस्था में तेजी की वजह रही। अब आगे इकोनॉमी की रफ्तार इस बात से तय होगी कि क्या ये खरीदारी जारी रहेगी। इस पर सभी जानकारों और एजेंसियों की भी पैनी नजर है। वैसे इसका अंदाजा फिलहाल तो लगाना आसान नहीं है, लेकिन आरबीआई के हाउस होल्ड इनकम्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे से ग्राहकों के भरोसे का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। आरबीआई ने देश के करीब 5,500 घरों की राय के आधार पर ये सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इसे सामान्य आर्थिक हालात, रोजगार, कीमतों, घरों की आमदनी के आधार पर तय किया जाता है। नवंबर में इंडेक्स पिछले नवंबर के 85.7 के मुकाबले घटकर 52.3 पर लुढ़क गया। सितंबर के 49.9 के ऑल टाइम लो के मुकाबले इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। 100 से कम अंक का मतलब है कि ग्राहकों का भरोसा कमजोर है। इस आंकड़े के कोरोना काल में बेहद निचले स्तर पर होने के बावजूद आरबीआई को भरोसा है कि इसमें सितंबर के बाद जारी हुआ सुधार अब आगे भी बना रहेगा। Consumers remain optimistic about the outlook and business sentiment of manufacturing firms is gradually improving. Fiscal stimulus is increasingly moving beyond being supportive of consumption and liquidity to supporting growth-generating investment. On the other hand, private investment is still slack and capacity utilization has not fully recovered. While exports are on an uneven recovery, the prospects have brightened with the progress on vaccines. लेकिन अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर ग्राहकों का भरोसा पिछले साल से बढ़ा है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी कि FEI नवंबर में 115.9 पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये नवंबर में 114.5 पर था। इसमें एक पेच ये है कि ये स्तर सितंबर के बराबर ही है, यानी बीते 2 महीनों से ग्राहकों का भविष्य के हालात को लेकर भरोसा एक स्तर पर बरकरार है। इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ ही इस सर्वे में एक और बात निकल कर आई है, जो आने वाले दिनों के हिसाब से ज्यादा खुशी की वजह नहीं है। सर्वे में शामिल लोगों ने जरूरी समेत सभी खर्चों में बढ़ोतरी की है। चिंता की बात यह है कि मनमर्जी से होने वाली खरीदारी लगातार घटी है। यही नहीं, अगले 1 साल तक गैर जरूरी खर्चे लगातार घटने की आशंका सर्वे में सामने आई है। दरअसल मनमर्जी की खरीदारी इकोनॉमी को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। इसमें अगर तेजी नहीं आई तो फिर इकोनॉमी केवल जरूरी सामान के दम पर ही तरक्की करेगी। आरबीआई ने अभी
48 में से केवल 30 इंडिकेटर्स में ही तेजी आने का दावा किया है, यानी इकोनॉमी का 40% हिस्सा अभी पटरी पर नहीं लौटा है। Data that have become available for Q3 2021 confirm that the economy is recuperating faster than anticipated, and more sectors are joining the multi-speed return, the multi-speed upturn that I had highlighted in my statement in October. अब देखना यही है कि इस सर्वे में लोगों के अनुमान कितने सही साबित होते हैं। इनके सही साबित होने की दर और रफ्तार कोरोना के कंट्रोल होने के आधार पर ही तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।